Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to start the 30 days series of our spoken English. आज हम अपने 30 days की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. You will have to give me only 1 hour and you can start speaking English within the days. आप कुछ दिन में ही बोलना शुरू करोगे. That's my guarantee to you all. And today onwards, I will teach you all the concepts of my book. जितने भी मेरी बुक में concepts लिखे हुए हैं, just like my book Spoken Wizard, जिनके पास भी होगी, उनको इस चीज का पता होगा कि उसमें मैंने कैसे कैसे concepts लिखे हुए हैं. You know, if you are a beginner, it's very easy for you to start the journey with me here. क्योंकि जो एक नया स्टूडेंट होता है वो इंग्लिश सीखना चाहता है, बट उसे ये नहीं पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं. कोई कह रहा है कि आप ग्रामर सीखो, कोई कह रहा है कि वोकैबुलरी करो, कोई कह रहा है कि रूल्स को याद करना पड़ेगा, बट हियर इट इज नथिंग. यू विल हैव टू लर्न ओनली 3 to 4 concepts of spoken English, then you will start speaking good English. That's my guarantee to you all guys. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. उससे पहले हमें ये चीज रोड मैप पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है. फॉर एग्जाम्पल कोई बिगिनर है, उसे ये नहीं पता मुझे क्या सीखना है. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिविंग इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप अभी दिल्ली में हो, इसके बाद आप चाहते हो कि मुझे कल मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाओगे मुंबई? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे कि सर यहाँ से हमें गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ से चेंज करके फिर हमें यहाँ पहुंच जाएंगे. तो द फर्स्ट वन इज यू कैन टेक द ट्रांसपोर्ट, यू कैन गो बाय रोड देयर, वन वे. सेकेंड वे इज कि आप ट्रेन बुक करोगे, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे. तो सेकेंड वन इज ट्रेन. ट्रेन के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हो दिल्ली से मुंबई. थर्ड वन वे इज कि आप डायरेक्टली फ्लाइट लेके आप सीधा का सीधा मुंबई पहुंच जाओगे फ्लाइट से. हमारे पास 3 रास्ते हैं मुंबई पहुंचने का. कि यानी कि जब आप किसी भी चीज की जर्नी की शुरुआत करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, यार मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी जा सकता हूँ. इट्स अप टू यू. देन द सेम थिंग इज विद इंग्लिश. इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही है. जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं. सबसे पहली बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है. जितने भी लोगों ने मेरे से क्लास लिए होंगे उनको ये चीज पता है कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आप लोगों को कि जितनी भी बातें आप हिंदी में करते हो, जितनी भी बातें आप हिंदी में करते हो, वो सारी की सारी बातें आप इंग्लिश में कर पाओगे. दैट्स माय गारंटी टू यू ऑल. क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो कोई फर्क नहीं है. हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है. अगर आप हिंदी में सारी बातें कर पाते तो इंग्लिश में क्यों नहीं कर पाते? दिस इज अ प्रॉब्लम. तो व्हाई डू वी नीड टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ दिस ग्रामर? हमें ग्रामर के रूल्स को याद करने की क्यों जरूरत है? स्पोकन इंग्लिश की लैंग्वेज. जस्ट लाइक कि अगर हिंदी में आप प्रेजेंट में सारी की सारी बातें कर पा रहे हो, इंग्लिश में भी आपको प्रेजेंट में सारी की सारी बातें करनी आनी चाहिए. देन कुछ फायदा है क्या हमें पढ़ाने का? अदरवाइज दैट्स गोना यूजलेस फॉर यू. सो टू लर्न इंग्लिश वी विल हैव टू वर्क ऑन 4 थिंग्स. हमें 4 चीजों पे काम करना पड़ता है एक लैंग्वेज सीखने के लिए. एक होता है स्पीकिंग, आपको बोलना आना चाहिए. नंबर सेकंड इज लिसनिंग, आपको कोई सा भी चीज समझ में आना चाहिए. नंबर थर्ड इज रीडिंग एंड लास्ट वन इज राइटिंग. यानी कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है. मैं जो भी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जितनी भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सारी की सारी चीजें प्रूफ के साथ होगा. ऐसा नहीं कि ऐसा वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा वहां पे हो चुका होगा. जिनके पास हमारी बुक है उनको पता है कि उसमें वो कंटेंट है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. वो डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है. इसी तरीके से मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, इसको मैं प्रूव भी करूंगा विद इन 5 to 10 मिनट्स में. आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा. डन गाइज? ओके. ये लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है. यानी कि आपको बोलना भी आना चाहिए, समझ भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए. जैसे कि मान के चलो कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और मुझे आपसे बात करनी है इंग्लिश में या हिंदी में बात करनी है. जैसे कि मैंने स्पीक किया, मैंने कुछ बोला, अगर आपको ये समझ में आई होगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, तभी जाके आप मेरी बात का आंसर दे पाओगे. यानी कि 2 चीजों की प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पे. नंबर 1, या तो मैंने गलत इंग्लिश बोला, आपको समझ में नहीं आया, या तो आपकी लिसनिंग पावर सही नहीं है, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे. So you can't understand these things. So we must know both things, speaking as well as listening. So we will work on 4 things here: speaking, listening, reading and writing. This is a journey. From here we will start our classes. यहाँ से हम अपनी क्लास की शुरुआत आज करेंगे. बिल्कुल ABC से शुरू करेंगे अपनी क्लास को.
उसके बाद ये क्या होता है, फिर आज के ही दिन हम अपना प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, यानी आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे गाइस। ये मान के चलो किसी को कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो कि हम ये मान के चलो किसी को कुछ भी नहीं आता है, बस मेरी जिम्मेवारी इतनी रहती है कि आपको ABC पढ़ना आना चाहिए, बस उसके बाद चाहे आप कभी स्कूल गए हो नहीं गए हो उससे कोई मतलब नहीं है, और मेरी जिम्मेवारी आपको इंग्लिश सिखाना है। 80% इंग्लिश मेरा होगा और 20% आपको वर्क करना पड़ेगा घर में, 20% आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। देखो ये जो हम बात करते ABC की, ये जो ABC टोटल जी तक ये 26 होते हैं, ABCD ये टोटल 26 होते हैं। इनको इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर्स। अगर एक होगा तो लेटर, तो एक से ज्यादा है, इसलिए इनको इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। बिल्कुल क्लास कहां से शुरुआत करने जा रहे हैं हम, ABC से हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं आज। बिल्कुल, चाहे किसी ने कभी क्लास लिए होंगे कभी नहीं लिए होंगे, उसे कोई मैटर नहीं करेगा आज, बस ये इंपॉर्टेंट है आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना है क्लास पे। उसके बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। जिनके पास बुक है दैट्स गुड फॉर देम, जिनके पास नहीं है तो उनको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके गाइस, ये जो ABC टोटल 26 होते हैं और इनको इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। ये जो A से Z तक होते हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। ये क्यों जरूरत पड़ती है हमें इंग्लिश में, इससे क्या क्या चीज हम कर सकते हैं इंग्लिश में। देखो, जो भी चीजें मैं आपको समझा दूंगा वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे, और जो चीज मुझे आपको समझाना है आज उसके लिए मुझे ये बेसिक चीज समझाना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड की। इंग्लिश में वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड होता क्या है, और हमें ये वर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ड होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अभी मैंने आपको समझाया कि लेटर्स क्या होते, ये होते लेटर्स। ये जो A से Z तक होते इनको कहते हैं लेटर्स। जो भी चीजें समझाऊंगा मैं आपको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का एक ग्रुप होगा विद कंप्लीट मीनिंग, जो एक पूरी की पूरी जानकारी दे रहा होगा, पूरी की पूरी मीनिंग दे रहा होगा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है, हमने क्या किया, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर को मिला के एक शब्द बना दिया, बट वो ऐसा शब्द हमने बनाया जो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, जो कोई ना कोई चीज हमें समझा रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा होगा, एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल है PLAY प्ले, WASH वॉश। क्या ये वर्ड है, यस। P है, L है, A है, Y है, बन गया प्ले, बन गया एक वर्ड। बट उसके बाद सेकंड डेफिनेशन ये भी कि इसका कोई मीनिंग होना चाहिए। यस, प्ले का मतलब खेलना होता है, वॉश का मतलब धोना होता है, गो का मतलब जाना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है, तो ये एक वर्ड होते हैं। अब हमें इन वर्ड्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों बनाएंगे वर्ड्स, हमें इसलिए वर्ड्स बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग अंग्रेजों की लैंग्वेज सीख रहे हैं, अभी हम लोग अंग्रेजों की भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाने को गो कहते हैं, तो हमें भी उसको गो कहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने को कम कहते हैं, तो हमें भी उसको कम बोलना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई अंग्रेज हिंदी सीखना चाहता है तो हम उसको कहेंगे ये फैन है, वो कहेंगे ये फैन है, हम कहेंगे फैन नहीं, इसको कहते हैं पंखा। क्यों, क्योंकि उसको हिंदी सीखना है। और अगर हमें उनकी लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कि ये इंग्लिश, तो वो कहेंगे भैया अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसको फैन कहते हैं। यानी कि हमें इन चीजों को याद करना पड़ेगा किस चीज को क्या कहते हैं। इनकी फिर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये जो वर्ड है इनके फॉर्म्स होते हैं जो हमें याद करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको याद करवा दूंगा। इनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स होती है। जैसे कि एक वर्ब है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। इसका मतलब भी खेलना, इसका मतलब भी खेलना, इसका मतलब भी खेलना। अगर इन तीनों शब्दों का मतलब खेलना होता है तो फिर हमें तीन तीन वर्ड याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है, यस, ताकि हमें ये चीज पता चलेगा कि कौन सा काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट में मैंने क्रिकेट खेला था, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये कब पता लगेगा, जब हमें ये वर्ब्स की फॉर्म्स याद होंगी। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आपको केवल और केवल वर्ब्स की फॉर्म्स याद करनी है, बाकी इनको कैसे यूज करना है, कहां पे कौन सी वर्ब आएगी, वो मेरी जिम्मेवारी है आपको समझाना। जैसे कि एक वर्ब है हमारे पास टीच, या एक वर्ब है हमारे पास स्पीक। इसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक,
इसकी थर्ड फॉर्म है स्पोकन। एक वर्ब है हमारे पास सी यू टी कट, इसकी सेकेंड फॉर्म भी कट है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कट है। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो डाउट है, ये जो कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसको कैसे रिमूव करूंगा मैं आपको, जब मैं आगे जाके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दूंगा। कैसे? चलो सर, आपने बताया कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इसको प्रेजेंट में यूज करो, इसको पास्ट में यूज करो, इसको कहीं और पे यूज करेंगे परफेक्ट में हम लोग। चलो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकेंड फॉर्म अलग है, हमें कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, हमें कैसे पता लगेगा कि सेकेंड फॉर्म ये है कि सेकेंड फॉर्म ये है ना? देखो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको सेकेंड फॉर्म ये वाली है कि ये वाली लगानी है कि ये वाली लगानी है? इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स, जो हम अभी शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट्स। वहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब है आपको केवल वही वर्ब यूज करनी, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी है, अब हमें कैसे पता लगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है कि ये फर्स्ट फॉर्म है? इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइस कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। But the thing which you will have to keep in mind always, you must know the forms of the verbs. Without these things, you can't learn English. Verbs के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकोगे। Verbs याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पता कि छुपाने को हाइड कहते हैं, जाने को गो कहते हैं, चुराने को स्टील कहते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? तो वर्ब्स आपको याद करना है, दैट्स योर वर्क। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने अभी तक क्या सीखा है। इसको मैं एक बार रिवाइज करूंगा। बेसिक्स से हमने अपनी क्लास की शुरुआत की है, एबीसी से। ये जो ए बी सी होते हैं, ये टोटल 26 होते हैं, और इन 26 को इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं। और लेटर्स को मिला मिला के, छोटे छोटे लेटर्स को मिला के हमने एक अक्षर बनाए, एक वर्ड्स बनाए। जैसे वॉश, गो, स्पीक, एक वर्ड बनाए। हमें वर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? ताकि हम किसी चीज को समझ पाएंगे। जैसे कि मेरे को कहना होगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो खेलने के लिए प्ले का यूज करना पड़ेगा। मैं स्कूल जाता हूं, जाने के लिए गो का यूज करना पड़ेगा। मैं उससे बात करता हूं, टॉक के लिए, बात करने के लिए टॉक का यूज करना पड़ेगा। ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं, किसको क्या कहते हैं, इसलिए हमें इन वर्ब्स को बनाने की जरूरत पड़। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो मैं आपको समझा दूंगा वो ये है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज फ्रेज। अब हम बात करेंगे फ्रेज की। ये फ्रेज होता क्या है? देखो, फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस हियर द वर्ड, एंड द सेकेंड थिंग इज फ्रेज। अब ये फ्रेज होता क्या है, फ्रेज की क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, वो चीज समझेंगे आप। फ्रेज क्या मतलब होता है? ये होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है। जैसे कि ये एक वर्ड है, दो वर्ड, तीन वर्ड, इनको मिला के हमें ग्रुप बनाना है। मैंने क्या कहा? फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड्स क्या है वो चीज मैंने आपको पहले समझाया, इसलिए मैंने क्या कहा, ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे आपके लिए समझाने के लिए, ताकि आपके लिए आसान होगा। हमने कहा फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब होता है कि हमने ग्रुपिंग की वर्ड्स की, बट हमने ऐसे वर्ड्स की ग्रुपिंग की जो हमें अधूरी जानकारी दे रहा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहां पे लिखूंगा। मैंने लिखा यहां पे एग्जाम्पल, मैंने लिखा ऑन द टेबल। अरे सर, इसका क्या मतलब? देखो, एक दो तीन को मिला के हमने एक ग्रुपिंग कर दी, इससे हमें बना फ्रेज। जैसे कि मैंने कहा ऑन द टेबल। अरे ऑन द टेबल क्या? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल पे बुक है, चेयर है, क्या है वहां पे, हमें पता ही नहीं लग रहा है। जैसे इन द क्लास, इन द क्लास का मतलब क्या होता है? हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वो डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहा है, बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तो उसको कहते हैं फ्रेज। आम भाषा में फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें अधूरी जानकारी दे रहा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसको कहते हैं फ्रेज। इसके साथ हमें कोई रिलेशन नहीं है इंग्लिश में। बस समझाने के लिए जो चीज मुझे समझाना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ हमें काम करना है, वो ये चीज है। इसको समझाने के लिए इतना मुझे करना पड़ा, वो है सेंटेंस। ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि सेंटेंस क्या होता है, और इसके साथ हमें आज से काम करना है। जैसे कि मैंने कहा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से हमने वर्ड्स की ग्रुपिंग की है विद कंप्लीट मीनिंग। जो हमें पूरी जानकारी दे रहा होगा, पूरी मीनिंग दे रहा होगा, उसको कहते हैं सेंटेंस।
जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश का मतलब होता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। ये चीज समझाने का मतलब मकसद क्या था मेरा, और इतना हमें क्यों करनी पड़ी बेसिक चीजों को समझने के लिए। देखो, आज के बाद जब भी आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करोगे, एक ही चीज याद रखना, तो वहां पे हमें सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते जो पूरी मैसेज को कन्वे करता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सेंटेंस का यूज किया जो पूरी मैसेज को कन्वे कर पा रहा है, जो पूरी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है। आज से जब भी आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करोगे तो वहां पे सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। देखो, एक चीज मैंने आपको समझाया था, एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखो, इसको मैं प्रूफ भी करके दूंगा कि केवल हमें इन्हीं 4 चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है एक लैंग्वेज सीखने के लिए। देखो भाई, मैंने क्या कहा, मैंने अभी यहाँ पे स्पीक किया, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैंने स्पीक किया, और आपने क्या किया, आपने लिसन किया, आप मेरी बात को समझ पाए। हाँ भैया, ये इंग्लिश पढ़ाता है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बट यहाँ पे भी मैंने स्पीक किया था ऑन द टेबल, स्पीक तो मैंने वहां पे भी किया था, बट आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड यूज किया, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया जो पूरी मैसेज को कन्वे ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये गलत था। इससे पहले मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे राइट किया, और आप उस बात को समझ पाए, आप उस बात को पढ़ पाए। तो ये प्रूफ हो गया, एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी जब हम अपने प्रेजेंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में ही पहले दिन ही आप स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चलो आज हम स्पीकिंग करेंगे, फिर अगले महीने लिसनिंग देखेंगे, रीडिंग देखेंगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है। अगर हम लोग प्रेजेंट में हिंदी में सारी की सारी बातें कर पा रहे, तो हम समझ भी तो पा रहे हैं उन चीजों को। इसी तरह अगर हम इंग्लिश में कुछ चीज बोल पाएंगे, स्पीक कर पाएंगे, तो हमें उस चीज को तो समझने की जरूरत पड़ेगी, हम उस चीज को समझ भी पाएंगे। So that is very important for us. Today we will start our first concept, that is present concept. You will speak, you will listen, read and write. All the things you can do with this concept. That's it guys. I hope now this thing is clear to you all. This is the basic things that word and word से हमने phrase बनाया, phrase से कैसे sentence होते और sentence की जरूरत क्यों पड़ती है हमें यहाँ। That's it guys. ये हमारा basic था यहाँ तक। कर रहे हैं अपने concept की। देखो, English में होते हैं doers, या इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बातें करते हैं। डूअर्स वो लोग होते हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बातें करते हैं। जिन लोगों का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, केवल और केवल हम उन्हीं के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं। उनके अलावा हम किसी के साथ भी गाइस इंग्लिश में बातें नहीं करते। कुछ लोगों का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, केवल और केवल हम इंग्लिश में उन्हीं के साथ बात करते हैं। उनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें नहीं करते हैं। उनको इंग्लिश में कहते हैं डूअर्स। कैसे? देखो, या तो मैं अपने आप के साथ बातें करूंगा तो हो गया आई। जैसे कहते हैं ना, अरे यार मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मार्केट जाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। यानी कि अगर मुझे अपने बारे में बात करनी होती तो वहां पे हम यूज करेंगे आई। आई का मतलब होता है मैं। अगर हम सब लोग मिलके कोई काम करते तो वहां पे यूज होगा वी। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो आएगा वी कुक फूड, वी गो टू मार्केट। यानी कि वी का मतलब होता है हम सब लोग। यू का मतलब होता है आप। अगर आपसे बात करनी है इंग्लिश में तो वहां पे यूज हम करते हैं यू। दे का मतलब होता है वो लोग। अगर हम मान के चलो कोई लोग वहां पे बैठे हुए, हमारे सामने बैठे हैं, कहीं और बैठे हुए, अगर वो हमें उनके बारे में बात करनी होती तो वहां पे हम दे का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारी टीम है, हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहां पे आएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि उनके लिए हम दे का यूज करेंगे। वो स्कूल जाते हैं, वो मतलब वो लोग, दे गो टू स्कूल। तो जहां पे हमें उनके बारे में बात करनी होगी, ये एक से ज्यादा लोग होंगे वहां पे, तो वहां पे हमें दे का यूज करना पड़ेगा। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर। अगर किसी लड़के के साथ बात करें तो ही का यूज करेंगे, कोई लड़की होगी तो शी। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ, वस्तुओं के साथ, जैसे पेन है, मार्कर है, किसी एनिमल के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ती तो वहां पे इट का यूज करेंगे।
जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार क्या ये मोबाइल फोन चलता है, तो मोबाइल फोन के साथ क्या यूज करोगे, तो वहां पे हम इट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा एक और पर्सन होता है जिसका नाम है मिस्टर जैक। अब ये मिस्टर जैक कौन है, ये किसी भी पर्सन का नाम है। जैसे कि मैंने एक नाम यहाँ पे लिखा मिस्टर जैक। अगर आपको किसी और के साथ बात करनी, मान के चलो आपको अजय के साथ, अमन के साथ, जयदीप के साथ, इरफान के साथ, जिसके साथ भी आपको इंग्लिश में बात करनी है, उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। मैंने एक नाम मिस्टर जैक लिखा हुआ है। अरे क्या पूजा मार्केट जाती है, क्या अमन इंग्लिश बोलता है, तो मिस्टर जैक की जगह पे आप उनका नाम लिखोगे। दैट्स इट। केवल यही लोग हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते, इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें नहीं करते। चाहे आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, वहां पे भी इन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है। चाहे आप स्पीचेस सुनोगे, किसी के साथ बात करोगे, आप देखोगे वो लोग भी केवल इन्हीं के साथ बात करते हैं। इसको मैं प्रूव भी करके दूंगा अभी कि हम लोग केवल और केवल इन्हीं के साथ क्यों इंग्लिश में बातें क्यों करते हैं, या इन्हीं के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। वो जानने के लिए हमने सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करनी है। अपना जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट, ये हमारी इंग्लिश का पहला कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल रटाफिकेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट फिनिश होने के बाद, जैसे कि इट विल टेक मी 1 or 2 lectures टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट यू विल स्पीक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के बारे में आप हर चीज बोल पाओगे, जैसे आप हिंदी में बोल पाते हो, जितनी भी बातें आप हिंदी में प्रेजेंट में कर पाते हो, ये मेरी गारंटी है आपको, आप 100% सारे के सारे सेंटेंस यूज कर पाओ। जैसे कि हमने क्या कहा, ये है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। चलो अब हम वापस करेंगे, अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे। मैंने क्या समझाया आपको लास्ट पे, कि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म्स होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हुआ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है हमारी। इसका मतलब हुआ यहाँ पे आपका माइंड हो गया ब्लॉक, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, आप कंफ्यूज ही नहीं होगा आप जिंदगी में कभी। क्यों? क्योंकि जहां पे डू और डज आएगा, वहां पे केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। जहां पे भी डू और डज आएगा, आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में सोचना है। दैट्स इट। नंबर सेकंड, जो हमारा एक और डाउट था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंट होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होगी, तीनों अलग होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि चाहे हमारी वर्ब्स की फॉर्म्स एक जैसी हो, चाहे अलग हो, चाहे दो एक जैसी हो, तीनों एक जैसी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज पता चल गया आज, डू डज के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। दैट्स इट गाइस, इससे बाहर इंग्लिश नहीं। इसी तरह जब मैं आपको पास्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा वहां पे कौन सी वर्ब का यूज करना है, किस हैज हैव के साथ कौन सी वर्ब का यूज करना होता है, विल के साथ कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मेरी गारंटी रहती क्लास में, बस ABC पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है उनको इंग्लिश सिखाना। दैट्स माय गारंटी टू यू ऑल द गाइस टू टीच यू इंग्लिश। बस ABC पढ़ना आना चाहिए। देखो अब हम बढ़ेंगे यहां से आगे। अब हम देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कहां कहां पे हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे डेली रूटीन के लिए। डेली रूटीन का मतलब होता है वो काम जो आप हर दिन सुबह से शाम तक करते हैं, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि आप कहोगे सर मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर मार्केट जाता हूँ, फिर ये जिम जाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर ये करता हूँ। यानी कि सुबह से शाम तक जो भी आप काम करते हो वो इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको अपनी हैबिट दिखाने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अपनी आदत, आदत हमारी सबसे प्रेजेंट के रिलेटेड होती है। जैसे कि मैं चाय पीता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं जल्दी सोता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, ये हमारी आदत होते हैं। अगर आपको किसी को भी अपनी आदत दिखाने की जरूरत पड़ेगी, या किसी को बोलना पड़ेगा अरे यार मैं तो ये करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि जो हमारी हैबिट होते प्रेजेंट के साथ होते हैं। जैसे कि आप सुबह चाय पीते हो, आप जल्दी मार्केट जाते हो, जल्दी उठते हो, तो ये सब होता है प्रेजेंट में बोलना होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है अगर हमें किसी को आदत दिखाने की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट जब हम अभी सेंटेंस बनाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नंबर सेकंड, इसको हम यूज करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस।
न्यूज़पेपर हेडलाइंस का मतलब क्या होता है? जब आप न्यूज़पेपर खोलते हो, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में ऊपर से एक मोटी-मोटी लाइन में लिखी जाती है, तो वो होती है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आज के बाद जब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, आपको सारी की सारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस 110% समझ में आ जाएंगी, उसमें क्या लिखा जाता था। आज तक आपको लग रहा था पता नहीं उसमें क्या लिखा जाता है, पता नहीं क्या लिखते हैं उसमें, कुछ नहीं होता, वो केवल यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, डू डज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। थर्ड थिंग, इसको हम यूज करते कमेंट्री, कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स। जब तक कि आप लोगों ने सुना होगा, आज तक आप लोग मैच देखे होंगे, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि विराट कोहली ने शॉट मार दिया, बाउंड्री पर चला गया, उसने कैच पकड़ लिया, ऐसा हो गया। तो ये जितनी भी कमेंट्री बोली जाती है, वो केवल और केवल इसी कॉन्सेप्ट में बोली जाती है, इससे बाहर नहीं होती है। यानी कि आज जब आप जाओगे कमेंट्री सुनोगे, आपको 100% सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो लोग इसके अलावा किसी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते। अब मेरा समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो। मैंने आपको कहा कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है स्पीकिंग, नंबर सेकंड इज लिसनिंग, थर्ड इज द रीडिंग, एंड लास्ट वन इज राइटिंग। एक 4 चीजें जरूरत पड़ती है हमें एक लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आपको इन 4 चीजों पे कमांड है तो आप लैंग्वेज बोल सकते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आपको इन 4 चीजों पे कमांड नहीं तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। अब ये चीजें कैसे सीखेंगे हम, साथ साथ कैसे चलेंगे ये सारी चीजें, देखो। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि इसको हम लोग डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं हैबिट दिखाने के लिए। तो मान के चलो कोई हमारे साथ बिगिनर है, उसको ये नहीं पता कि मैं इंग्लिश में कैसे बात करूं, मैं कहां से शुरू करूं। अरे भैया, हमने तो आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट समझाया, तो शुरुआत करो, अपनी डेली रूटीन बोलना शुरू करो। सर मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर ये करता हूँ, अपनी हैबिट्स बनाओ। तो यानी कि आपका स्पीकिंग पे काम हो गया शुरू, आपने बोलना शुरू किया। आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन समझ में आने लगी, तो आपका क्या हुआ, आपका रीडिंग पे काम शुरू हो गया। आपको कमेंट्री समझ में आने लगी, तो आपका लिसनिंग पे काम शुरू हो गया। यहां से मैं क्या चीजें समझाने की कोशिश करूं, देखो। मान के चलो कि मैं अभी यहाँ पे टीवी लगाया और मैंने यहाँ पे टीवी में लगा दी न्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूज चला दिया, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया आप लोग तो चलो यहाँ पे बैठे हुए हो, तो मेरे को बताओ कि इस न्यूज में ये लोग क्या कह रहे हैं। आप कहोगे सर हम कैसे बताएंगे ये न्यूज में क्या कह रहा है, हमें कैसे समझ में आएगा इंग्लिश, हमने तो कभी देखा ही नहीं इंग्लिश, हमें कैसे पता लगेगा। यही चीजें मैं आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग न्यूज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, किसी और चीज की बात करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस चीज को डेवलप करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप पहुंचने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसको दूध पिला देते हैं, बिस्किट खिला देते हैं, ब्रेड खिला देते हैं, फिर चावल खिला देते हैं। अगर हम उसको पहले दिन चावल खिलाएंगे तो मर जाएगा। इसी तरह आपकी इंग्लिश के साथ है। अभी आप इस इंग्लिश के फील्ड में नए हो, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक चीजें पढ़ाना पड़ेगा, और वो कहाँ पे यूज होता है, वो चीज कैसे रिलेट करोगे आप उसको अपनी जिंदगी के साथ, आप उस चीज को कैसे समझ पाओगे, आपका इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। जैसे कि मैंने आपको ये चीज पढ़ा है कि कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसी में बोली जाती है। जब भी आप स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनोगे, क्रिकेट की कमेंट्री सुनोगे, ऐसा हो रहा, शॉट मार दिया, ये कैच ले लिया इसने, तो मैंने यहाँ पे कमेंट्री लगा दी। आपको वो 100% सारी की सारी समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो लोग केवल डू और डज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इससे बाहर वो लोग कुछ भी यूज नहीं करेंगे उसमें। न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, मैं आपको अभी यहाँ पे मान के चलो पूरा न्यूज़पेपर दे दूंगा, मैं कहूंगा चलो पढ़ना शुरू करो, जैसे बाकी सारे लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, लिसनिंग करो। आप लिसनिंग करोगे तो करोगे क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो बोर हो रहे हैं वहां पे। इसलिए बोर हो रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा उस चीज में। बट जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया, तो आपको 100% कमेंट्री समझ में आएगी, यानी कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अरे यार हाँ, सर ने जो चीज पढ़ाया, जो चीज समझाया, वो तो हमें समझ में आ रहा है। यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को इस चीज के साथ रिलेट करना शुरू करोगे। एंड द लाइफ इज लाइक दिस, कि आज हमने ये चीज सीखा, कल हमने ये चीज सीखना है, कल परसों हमने ये चीज सीखना है। बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज वी कैन नॉट लर्न इन वन डे, इट टेक्स टाइम, ये समय लेगी अपनी। जैसे हमारा ये कोर्स 30 डेज का है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल, विद इन 30 डेज वी विल कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, विद इन 30 डेज वी विल कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है, अपनी नोट कॉपी में नोट्स बनाओगे आप,
इनको रिवाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस होगी, कोई बात करने के लिए नहीं होगा, वो लोग कैसे अकेले प्रैक्टिस करेंगे, किसी के पास कोई ना कोई होगा, वो कैसे प्रैक्टिस करेगा। किसी ने कहीं और जगह पे क्लास लिया होगा पहले, हो सकता है उनको कुछ चीजें पता होंगी, बट यहाँ पे जिस तरीके से आप सीख रहे हो अभी देखो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को हम डेली रूटीन के लिए यूज करेंगे, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए यूज करेंगे, कमेंट्री के लिए यूज करेंगे, हमारी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पे काम हो रहा है। जब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, आप प्रेजेंट के 100% सारी की सारी बातें कर पाओगे गाइस। यस गाइस, गॉट इट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। अभी तक तो सर कह रहे हैं प्रेजेंट में यूज करते, अब आप दिखा दो इसको प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं। अब हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि चलो ये बात तो हम समझ गए कि हमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। यहां तक हम समझ गए कि हमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ये जो ऊपर वाले लोग हैं, आई से लेके दे तक, इनके साथ आपको डू का यूज करना पड़ता है। ये जो नीचे वाले लोग हैं, इनको साथ हमें इंग्लिश में डज का यूज करना पड़ता है। दैट्स इट गाइस। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा मैं। इंग्लिश में होते हैं डूअर्स, या इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बातें करते हैं। इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बात नहीं करते। अगर आपको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ बात करनी है तो डू का यूज होगा। अगर वही ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी भी पर्सन के नाम के साथ प्रेजेंट में बात करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हमें डज का यूज करना पड़ता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस। अब हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब हम कैसे प्रेजेंट में बात करेंगे। जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे कि अभी आप मेरे सामने हो, तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं समझाऊंगा। अभी मैंने क्या कहा, हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, प्रेजेंट का इंग्लिश कैसे होता है। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, ना मैं पास्ट की बात करूंगा ना मैं फ्यूचर की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट का इंग्लिश सीख रहे हैं। मान के चलो ये मेरी कोई कंपनी, ये मेरी एमएनसी कंपनी है, इंग्लिश की कंपनी है। अब मेरे को यहाँ पे किसी पर्सन की जरूरत है, बट ऐसे पर्सन की जरूरत है जो इंग्लिश बोलता हो, जिसको इंग्लिश आती होगी, जो इंग्लिश बोलता हो। ठीक है, क्लियर होगी? जैसे आप मेरे सामने आए हो और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैंने आपसे पहले ही बात पूछा है, भैया क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। मैंने ये नहीं कहा कि क्या आप इंग्लिश बोलते थे, मुझे उसे क्या मतलब था। क्या आप इंग्लिश बोलोगे, मुझे उसे कोई मतलब नहीं। मैं कब की बात कर रहा हूं, अभी हम सीख रहे हैं प्रेजेंट का इंग्लिश दूसरी तरीके से। मैंने, आप मान के चलो मेरे घर में आए हो पहली बार, जैसे आप मेरे साथ पहली बार मिल रहे हो, तो मैंने आपसे पूछा, भैया क्या आप चाय पीते हो, यानी कि आपकी हैबिट जानता हूं मैं, क्या आप डेली चाय पीते हो, क्या आप चाय पीते हो, ताकि मैं चाय मंगवा दूं। तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट में होगा, यानी कि इसका मतलब होता है क्या। क्या वाले सेंटेंस, जब हम किसी के साथ क्या पूछते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन आस्क सेंटेंस। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, आस्क का मतलब पूछना। जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं उसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क। फिर से समझा दूंगा। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो। मान के चलो हमें क्रिकेट खेलने जाना है कहीं जगह पे। अब आप मेरे सामने बैठे हो, मैं कह रहा हूं आपसे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। मैंने आपसे सवाल पूछा है, और जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। वो नंबर वन। नंबर सेकंड, मैंने आपके साथ यही प्रॉमिस किया है कि इंग्लिश इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। लोगों ने ग्रामेटिकल रूल्स बोल बोल के बहुत परेशान कर दिया कि हमें कितने रूल्स याद करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80% इज माई इंग्लिश, 20% यू विल हैव टू वर्क। 20% में है ही कि आपको केवल शब्द याद करने, आपको केवल वर्ड्स याद करने। जैसे कि अगर मुझे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को डू का यूज करना है। तो मैंने उठा के यहां से लिया डू, मुझे आपसे बात करनी है, वहां पे लगाऊंगा मैं यू। फिर समझा दूंगा। मैंने क्या कहा आपको, अगर हमें आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ बात करनी है प्रेजेंट में तो हमें डू का यूज करना पड़ता है। तो मुझे आपसे बात करनी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप ऐसा करते हो। मैंने क्या किया, मैंने लिया डू, मुझे आपसे बात करनी है, आपका नाम है यू, डू यू। उसके बाद जो भी मुझे पूछना है वो मैं वर्ब्स में पूछूंगा। जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, जैसे कि खेलने को प्ले कहते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट कहते हैं। बन गया सवाल। क्या आप क्रिकेट खेलते हो।
जितने भी सेंटेंस बनाने हैं, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ फिर से जितनी भी बातें आप हिंदी में कर पाते हो प्रेजेंट में, वो सारी की सारी बातें आप इंग्लिश में कर पाओगे 100%। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल। देखो, अभी हमने एक सेंटेंस बनाना सीखा है कि जब हम किसी को सवाल कैसे पूछेंगे प्रेजेंट में, क्या वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्या वाले सेंटेंस के लिए सबसे पहले डू आएगा, फिर उसका नाम आएगा जिसके साथ हमें बात करनी है। जैसे कि अब मुझे इनसे बारे में बात करनी है। अरे, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? खेलते हैं, खेलते थे कोई मतलब नहीं हमारी इस कॉन्सेप्ट के साथ, खेलेंगे कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट में। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, वो मतलब दे। हमने क्या किया, हमने लिया डू, फिर वहां पे लिखना है दे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। आगे समझ में? हाँ, क्या डाउट है? यस, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। चाहे आप आई के साथ, चाहे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, क्या वाली बात पूछनी होगी, पहले डू आएगा फिर उसका नाम है। क्योंकि देखो, हम लोग तो ह्यूमन बींग्स है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमें तो किसी न किसी के साथ बात करने की जरूरत है ना। या तो मैं अपने आप के साथ बात करूंगा, अरे यार क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, क्या मैं ये करता हूँ, क्या हम लोग करते हैं, तो किसी न किसी के साथ तो बात करने की जरूरत पड़ेगी ना, उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार सबके साथ सेंटेंस बनाऊंगा मैं। अगर मान के चलो कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, किसी जगह पे हमें क्रिकेट खेलने जाना है, या मान के चलो मुझे किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाना है, किसी जगह पे मुझे इंटरव्यू देने जाना है, और मुझे पता है कि वहां वो एमएनसी कंपनी है, वहां पे तो इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को तो सवाल पूछूंगा, भैया क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? तो मैं लिखूंगा डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ। अब मान के चलो हम सबको जाना है वहां पे इंग्लिश उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। जब हम सब लोगों को जाना है वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, तो अब हम पूछते हैं एक दूसरे से, अरे भैया क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? तो आएगा डू वी स्पीक इंग्लिश। अब हम तो रेडी हो गए, अब आप भी कह रहे हैं कि चलो भैया मुझे भी चलना है इंग्लिश वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। तो हम आपको कह रहे हैं क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? अब जब हम वहां पहुंच गए, हमें पता चले कि वहां पे तो और एक ग्रुप है, वो भी वेट कर रहा है। अब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? तो आएगा डू दे स्पीक इंग्लिश। दैट्स नॉर्मल फॉर अस गाइस, दैट्स इट। फिर से, जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछेंगे, उसको क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कहते हैं। क्या वाले सेंटेंस? अरे क्या आप चाय पीते हो? क्या आप मार्केट जाते हो? क्या आप उसके साथ बात करते हो? जितने भी सेंटेंस आप हिंदी में बनाते हो, जितने भी हिंदी में सेंटेंस आप बना पाते हो, वो सारी की सारी आप इंग्लिश में बना सकते। नंबर वन। नंबर सेकंड, जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं, वो हमें दो ही आंसर देता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि अभी प्रेजेंट में मैंने आपसे पूछा कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आप कहोगे सर हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या कहोगे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। दो ही बातें कहोगे आप मुझे। जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं, क्या आप मार्केट जाते हो, ये वो कहेगा यस या कहेगा नो, दो ही बातें कहेगा वो। तो अगर वो काम करता है, वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर वो काम नहीं करता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपसे यहां पे पूछा, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? मान के चलो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आप कहोगे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर आप नहीं खेलते हो तो कहोगे सर आई तो हो गया मैं, प्रेजेंट के लिए आएगा डू, नेगेटिव के लिए आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लागी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। दैट्स इट गाइस। इसका मतलब क्या हुआ? चलो मैंने फिर से पूछा, डू यू वॉश क्लोथ्स? क्या आप कपड़े धोते हो? आप कहोगे सर यस या कहोगे नो। अगर आप धोते हैं प्रेजेंट में, मान के चलो ये कोई शॉप है, ये कोई दुकान है, प्रेजेंट में दुकान है, और मैं यहाँ पे प्रेजेंट में बैठा हूं और मुझे कपड़े धुलवाने हैं। मैं कपड़े धुलवाने जा रहा हूं। अब मैं दुकान वाले से पूछता हूँ, भैया क्या आप कपड़े धोते हो? कब की बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट की बात करूंगा। तो मैं कहूंगा उससे डू यू वॉश क्लोथ्स? वो मुझे दो ही आंसर कहेगा, या कहेगा यस या कहेगा नो। तो कहेगा आई वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ, या कहेगा आई डोंट वॉश क्लोथ्स, भैया कहीं और धुलवा दो, मैं कपड़े नहीं धोता हूँ। ये होते पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये तो होगी। अभी डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। अभी मैं इसको और आसान कर दूंगा, और आसान कर दूंगा, इससे भी आसान करूंगा। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे आसान करोगे? देखो, पहले इन तीन सेंटेंस को हम आसान करेंगे। जो भी काम आप हर दिन करते, यानी कि जिस चीज को करने की आपको हैबिट है, वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कुछ नहीं सोचना इससे बाहर। जैसे कि
मुझे आदत है इंग्लिश पढ़ाने की। पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी। आई टीच इंग्लिश। वो मार्केट जाता है, यू गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। हम खाना खाते हैं, वी टेक फूड। हम खाना बनाते हैं, वी कुक फूड। क्या हमें करना है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये दिखाएगा हैबिट। जिस चीज का भी आपको हैबिट होगा वहां पे केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसलिए गाइस मैं अगेन एंड अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ये जो वर्ब्स की फॉर्म्स है ना, इनको याद करना है, इनको रिमेंबर करना है। इसके अलावा इंग्लिश कुछ भी नहीं है। देखो सेंटेंस बनाता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूं। मैंने क्या यूज किया? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये मेरा आदत है, मुझे अपनी आदत दिखानी किसी को, या ये काम मैं हर दिन करता हूं। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। आई स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। इट्स लाइक दिस। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वी टीच इंग्लिश, हम सब लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हो। दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ चुका हो। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा आपको? नेगेटिव का मतलब होता है कि नॉट तो आना ही है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट की बात करनी है तो डू आएगा। अरे ना की बात करनी है, ना के साथ तो नॉट आना ही आना है। प्रेजेंट की बात करनी है, डू आएगा। फिर उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दैट्स इट। जो जो काम आप जिंदगी में नहीं करते हो वो डू नॉट में जाएगी। जैसे कि मैंने आपको चाय मंगवा दी, आपको आई डोंट टेक की, मैं चाय नहीं पीता हूं। आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जल्दी नहीं उठते हैं। जो भी आप काम नहीं करते हो जिंदगी में, वहां पे प्रेजेंट में आप डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दैट्स इट गाइस। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब होता है क्या नहीं वाले सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या नहीं। कैसे? देखो मैं एक स्टोरी समझा दूंगा आपको, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। ऐसे करना आसान होगा। जैसे कि अभी हम लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने चाय मंगवा दी सबके लिए, आपके लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए चाय मैंने मंगवा दी। जैसे कि मैंने आपको चाय दी, आपके नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कह रहा हूं क्या आप चाय नहीं पीते हो? देखो दो चीजों में फर्क है। एक होता है कि क्या आप चाय पीते हो, सवाल पूछ रहा हूं मैं। एक होता है क्या आप चाय नहीं पीते हो, इसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन कर रहा हूं, बट नेगेटिव में, नहीं में। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। जैसे कि आप इंटरव्यू देने आए हो यहाँ पे मेरी कंपनी में। जैसे कि आप इंटरव्यू देने आए हो, तो मैं इंग्लिश में आपके साथ बात कर रहा हूं और आप इंग्लिश में आंसर ही नहीं दे रहे हो। मैं क्या पूछूंगा आपसे? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो? क्या और नहीं, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। अरे क्या आप उसके साथ बात नहीं करते हो? क्या आप खाना नहीं बनाते हो? क्या आप सुबह नहीं उठते हो? क्या आप वहां नहीं जाते हो? क्या नहीं सेंटेंस, इनको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे ये वाले सेंटेंस? वो होगा डू यू नॉट, बनेगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो? अरे यार कैसी बात है। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? इसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जो गाइज है वो है हमारा रीजन आस्क सेंटेंस। जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं रीजन आस्क सेंटेंस। कैसे? जैसे कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ है, तो वो दवाई खाता है, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप दवाई क्यों खाते हो? आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो? आप खाना क्यों बनाते हो? यानी कि क्यों का मतलब होता है हम उस चीज का रीजन जानना चाहते हैं। वो अपना रीजन देगा कि मैं इसलिए दवाई खाता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? हम अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि हमें जॉब करना है। अपना रीजन जानने के लिए, जिसको हम कहते हैं व्हाई, इसको कहते हैं रीजन आस्क सेंटेंस। उसको हम बनाएंगे कैसे? ऐसे, Why do you play cricket? आप क्रिकेट क्यों खेलते हो?
आप कहोगे मैं इसलिए क्रिकेट खेलता हूं क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखना है। किसी चीज का वाई जानना, रीजन जानना, क्यों ऐसा करते हो, तो वहां पे अगर क्यों वाले सेंटेंस आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ पहले वाई लिखना होता है। क्यों आप उसके साथ बात करते हो, वाई डू यू टॉक टू हिम, क्यों आप यहां आते हो, वाई डू यू कम हियर, आप क्यों कपड़े धोते हो, वाई डू यू वॉश क्लोथ्स, लाइक दिस। एक होता है रीजन नेगेटिव सेंटेंस, आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हो, तो आएगा व्हाई डू यू नॉट। आप ऐसा काम क्यों नहीं करते हो, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अरे आप बीमार हो, आप दवाई क्यों नहीं खाते हो, व्हाई डू यू नॉट टेक मेडिसिन। आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते हो, आप उसके साथ बात क्यों नहीं करते, वो अपना रीजन बताएगा। मैं उसके साथ इसलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि मेरे इसके साथ लड़ाई होगी। क्लियर है सबको? आप आई होप इससे बाहर प्रेजेंट का इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? दो चीजें क्लियर है। एक बात तो ये है, केवल और केवल हम अंग्रेजी में इन लोगों के साथ बात करते हैं, केवल और केवल हम इन लोगों के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं, इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बात नहीं करते। सेकेंड थिंग, हम केवल और केवल ये 6 सेंटेंस बनाते हैं जब हम किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। गाइस, इससे आसान इंग्लिश क्या होगा? अब इससे आसान कैसे सीखोगे अब आप इंग्लिश? कैसे? या तो हम किसी को सवाल पूछेंगे, अरे क्या आप ये करते हो, वो कहेगा हाँ मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। क्यों करते, क्यों नहीं करते? हिंदी में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। क्या आप मार्केट जाते हो, क्या आप नहीं जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों नहीं जाते हो? सेम थिंग इज गाइस, मैंने आपके साथ इसी चीज का प्रॉमिस किया था, जितनी भी बातें आप हिंदी में कर पाते हो 100% वो सारी की सारी बात आपको इंग्लिश में करनी आनी चाहिए। आप प्रेजेंट में ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आप प्रेजेंट में नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग सारे कमेंट बॉक्स में अपने 5-5 सेंटेंस बना के भेजोगे ताकि मेरे को ये चीज समझ में आएगा कि सबको क्लियर हो चुका होगा। चलो देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा, ये जो डू और नॉट होता है, ये जो डू और नॉट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोंट पढ़ते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डू एंड नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं डोंट। जैसे कि यहाँ पे आया है डू और नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे डोंट और ऐसे पढ़ोगे डोंट। जैसे कि इन स्पोकन इंग्लिश वी शुड यूज ओनली द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। अच्छा लगता है बोलने में। कैसे? आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट टॉक टू हर, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। डू नॉट को क्या पढ़ना है? डोंट। दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डू यहाँ पे है, नॉट यहाँ पे है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, डोंट यू प्ले क्रिकेट। ये बनेगा ऐसे सेंटेंस, डोंट यू प्ले क्रिकेट। दो ही तरीके बनाने के इसके, या तो इन दोनों को अलग अलग रखो, अगर इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी तो ऐसे जाएगा डोंट यू प्ले क्रिकेट। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, तो ये बनेगा सेंटेंस यहाँ से, यहाँ पे वाई डोंट यू, क्या बनेगा? वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? ये सेंटेंस बनेगा ऐसे। आई होप गाइज ये सब क्लियर सबको हो चुका होगा। अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि इन लोगों के साथ, अभी इनके ऊपर हम लोगों ने सेंटेंस नहीं बनाए, इस पे सेंटेंस नहीं बनाना आपको, केवल और केवल इन लोगों के ऊपर कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो मैंने आपको समझाया। और हमारा जो डाउट नंबर है जिस पे आप डाउट्स भेज सकते हो अपने नंबर, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8448163443 है। इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। अगर किसी को किसी चीज के रिलेटेड डाउट होगा वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते। यहां तक क्लियर हो गई गाइस सबको? एक बार में फटाफट करके रिवाइज करा दूंगा और एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं यहाँ पे। वो है ये चीज, कैसे कि सेंटेंस जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं वो केवल और केवल 6 सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। और भी आसान करूंगा मैं इन सेंटेंसेस को, जैसे कि एक सेंटेंस है, हमने लिखा यहाँ पे सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट। एक सिंपल सेंटेंस है, मैं आपको सिखा दूं इंग्लिश और कितनी आसान है। आप इस एक सेंटेंस से सारे के सारे सेंटेंस कैसे बना सकते हो? कैसे? आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। यू प्ले क्रिकेट का मतलब होता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, यानी कि आपको इस चीज की आदत है। यू प्ले क्रिकेट का मतलब गाइस क्या होता है? आप क्रिकेट खेलते हो। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि आपकी रूटीन है, आप ये काम हर दिन करते हो। क्लियर हो गई चीजें? हाँ, जितने भी डाउट्स होंगे, किसी को भी कोई भी डाउट होगा इस चीज के रिलेटेड
वो इसी नंबर पे भेज देंगे 8448163443। इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। हाँ, बुक के रिलेटेड भी सेम चीजें हैं। अगर किसी को बुक के रिलेटेड कोई इश्यू होगा, कुछ भी पूछना होगा, ये जो हमारी बुक है स्पोकन विजार्ड, अगर इसके रिलेटेड भी किसी को कोई इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। दैट्स इट गाइस। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। क्या यू प्ले क्रिकेट का मतलब होता है आप क्रिकेट खेलते हो, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि आप ये काम करते हो। अब मुझे इसी को बनाना है सवाल वाले सेंटेंस। कैसे? मेरे को केवल इसके सामने डू लगाना है, तो बन गया डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? ये बन गया क्या वाला सेंटेंस। किससे हमने बनाया? हाँ वाले सेंटेंस है। कैसे? केवल इस डू को छुपा दो। डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसी सेंटेंस से हम लोग बनाएंगे क्या वाले सेंटेंस। कैसे? क्यों वाले सेंटेंस बनेगा व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? हमने क्या किया? पहले पॉजिटिव सेंटेंस था यू प्ले क्रिकेट, उसके साथ केवल हमने डू जोड़ा, बन गया क्यों वाला सेंटेंस। ये बन गया क्या वाला सेंटेंस, और बन गया क्यों वाला सेंटेंस। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, इसके सामने केवल हमने व्हाई लगा। कितना आसान इंग्लिश है। इससे आसान इंग्लिश कैसे सीखोगे आप गाइस? इसलिए गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल स्पोकन विजार्ड, like and share it with your friends ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीखेंगे। I hope now this thing is clear to you all, and today we have finished the first concept of our spoken English. अभी फिनिश नहीं हुआ, पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ, but today we came to know how to make the sentences with he, she, it and they. इनके साथ कैसे सेंटेंस बनाएंगे? In the next class, in the next lecture, I will teach you how to make the sentences with he, she, it and name of the person. तो उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को एक दो बार देखने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो सारे के सारे आपके लिए आसान होंगे। ओके, बाय बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।